नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। दूरदर्शन समाचार आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ कृतिका। बुलेटिन करेंगे शुरुआत और सबसे पहले रुख इस वक्त की अहम सुर्खियों का। भाजपा के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह बिहार दौरे पर। आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति पर भाजपा पदाधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नई दिल्ली में विकसित भारत पर 2 दिवसीय सम्मेलन मंथन का करेंगे उद्घाटन। 2047 तक देश को विकसित बनाने की रणनीतिक रोडमैप पर होगी चर्चा। भारत ने अफगानिस्तान में शांति, स्थिरता और विकास को लेकर फिर जताई अपनी प्रतिबद्धता। कहा, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय सुनिश्चित करे आतंकी गतिविधियों के लिए न हो अफगानिस्तान की धरती का प्रयोग। अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने 2025 में पहली बार ब्याज दरों में की कटौती। 25 बेसिस पॉइंट की कटौती से टैरिफ के कारण बढ़ी महंगाई पर लगाम लगाने की कोशिश। और खेल की खबरों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया को दूसरे वनडे में 102 रन से दी करारी शिकस्त। 3 मैचों की सीरीज को 1-1 से किया बराबर। तो ये थी महत्वपूर्ण खबर और अब रुक करते हैं अन्य तमाम खबरों का, जहां भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आगामी बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए राज्य के दौरे पर हैं। अमित शाह के कल शाम पटना पहुंचने पर केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा समेत कई नेताओं ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। अमित शाह आज रोहतास जिले के डेहरी और उसके बाद दोपहर में बेगूसराय जाएंगे। दोनों जगह पर 20 जिलों के भाजपा पदाधिकारियों, सांसद, विधायकों और कार्यकर्ताओं के साथ उनकी अहम बैठक होगी। आज सुबह 10 बजे डेहरी में अमित शाह मगध और शाहाबाद क्षेत्रों के सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ समीक्षा बैठक भी करेंगे। इस बैठक में मगध और शाहाबाद क्षेत्र के भाजपा नेता मौजूद रहेंगे। अमित शाह इनके साथ आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति पर विचार विमर्श कर उन्हें जीत का मंत्र देंगे। डेहरी के बाद दोपहर करीब 2 बजे गृह मंत्री के बेगूसराय पहुंचने का कार्यक्रम है। यहां बरौनी रिफाइनरी टाउनशिप स्टेडियम में अमित शाह का कार्यक्रम होगा। इसमें पटना, बेगूसराय, नालंदा, खगड़िया, जमुई, लखीसराय, मुंगेर और शेखपुरा जिले के बीजेपी नेता, पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता शामिल होंगे। कल पटना पहुंचने पर अमित शाह ने बिहार बीजेपी के नेताओं के साथ आगामी चुनाव को लेकर अनौपचारिक बैठक की थी। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन मंथन 2025 का उद्घाटन करेंगे। रक्षा संपदा महानिदेशालय इस सम्मेलन का आयोजन कर रहा है, जिसका विषय है विकसित भारत एट 2047 के लिए रणनीतिक कार्य योजना। ये सम्मेलन रक्षा भूमि प्रबंधन की पुनर्कल्पना, उन्नत डिजिटल उपकरणों और प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाने तथा शासन के ढांचे और स्थिरता को सुदृढ़ करने में रक्षा संपदा विभाग की उभरती भूमिका पर केंद्रित होगा। इस सम्मेलन में रक्षा क्षेत्र में भूमि प्रबंधन के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण विषयों पर वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों और क्षेत्र विशेषज्ञों के ज्ञानवर्धक सत्रों और व्याख्यानों से संबंधित एक श्रृंखला आयोजित की जाएगी। उद्घाटन सत्र में रक्षा भूमि प्रशासन के क्षेत्र में पिछले 1 वर्ष में रक्षा संपदा विभाग की उत्कृष्ट पहलों और उपलब्धियों का उल्लेख करने से संबंधित एक विशेष प्रस्तुति होगी और साथ ही वर्ष 2047 तक विकसित भारत की कार्य योजना का भी खाका तैयार होगा। सम्मेलन के दूसरे दिन भूमि संसाधन विभाग के सचिव मनोज जोशी, अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणि, भारत के उप नियंत्रक और महालेखा परीक्षक सुबीर मलिक सहित अन्य प्रमुख विचारकों और विशेषज्ञों के सत्र आयोजित होंगे। साल 2014 से शुरू हुआ एक सफर, जब मिला एक ऐसा नेतृत्व जिसने बदलाव का वादा किया और उस वादे को नीति, नियत और परिणामों में बदला।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए न केवल तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं, बल्कि गरीब, महिला, युवा और किसान कल्याण के लिए तमाम प्रयास भी किए जा रहे हैं। मोदी सरकार के इन्हीं प्रयासों की डीडी न्यूज ने पड़ताल की और सरकार के विभिन्न कदमों और योजनाओं को अलग अलग वर्गों में बांटकर उनका विश्लेषण किया। हम आपके लिए लाए हैं एक सीरीज जन जन के प्रधानमंत्री, जिसमें हम मोदी सरकार के 11 साल की विभिन्न योजनाओं का लेखा जोखा आपके समक्ष रखेंगे। इस सीरीज में आज बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करिश्माई व्यक्तित्व की, जिन्होंने 11 साल के कार्यकाल में असाधारण उपलब्धियां हासिल की। सबका साथ, सबका विश्वास के मंत्र के साथ उन्होंने तुष्टीकरण नहीं, संतुष्टीकरण को बढ़ावा दिया। कोविड-19 जैसे संकट से देश को उबारने से लेकर 2023 में G20 के सफल आयोजन तक पीएम मोदी ने भारत की सांस्कृतिक विरासत और कूटनीतिक कौशल को वैश्विक मंच पर दर्शाया है। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। बीस मई 2014 की यह तस्वीर सभी के ज़हन में होगी। लोकतंत्र के मंदिर में पहली बार निर्वाचित सदस्य के रूप में प्रवेश करने के उनके भाव ने उस आदर और आग्रह को प्रदर्शित किया, जिसका पालन वे पिछले 11 वर्षों से प्रधान सेवक के रूप में कर रहे हैं। स्वतंत्र भारत में पैदा होने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पद पर रहते हुए लगातार 3 चुनावों को जीता है। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के 4077 दिनों का रिकॉर्ड तोड़ा है। लोकतंत्र और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति उनकी संजीदगी का हर कोई मुरीद है। कई राज्यों में विपरीत दलों की शासन व्यवस्था के बावजूद भी उन्होंने विद्वेष की भावना को सरकारी कामकाज पर हावी नहीं होने दिया और प्रदेशों को सहकारी संघवाद की नीति के अंतर्गत काम करने के लिए प्रोत्साहित किया। यही कारण है कि वे विरोधी दलों के भी चहेते नेता बने। दिल की दूरी और दिल्ली से दूरी, इन दोनों चीजों को मिटाने पे आप लगे हुए हैं और वाकई आपके काम से ये साबित होता है। आपने जम्मू कश्मीर के आवाम से कहा था कि बहुत जल्द इलेक्शन होंगे, इंतखाबात होंगे और लोगों को अपने वोट के जरिए अपनी हुकूमत चुनने का मौका मिलेगा। आप अपनी बात पे कायम रहे। आपने इलेक्शन वो कराए जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और सबसे बड़ी बात ये कि कहीं पे भी धांधली की कोई शिकायत नहीं, कहीं पे भी हुकूमत के गलत इस्तेमाल की कोई शिकायत नहीं। एक भी पोलिंग बूथ पे कहीं पे रीपोल की जरूरत नहीं पड़ी। इसका श्रेय आपको, आपके साथियों को और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जाता है। सीधा संवाद और उनका सबका साथ सबका विकास का मंत्र उन सभी पर भारी पड़ा है जो तुष्टीकरण को सत्ता का यंत्र मानते हैं। उन्होंने इसके उलट संतुष्टीकरण का आह्वान किया, जिसके जरिए सभी योजनाओं का लाभ जनता को बिना किसी भेदभाव के मिला है। देश में किसी विशेष आयोजन की तैयारी करनी हो या फिर आपदा का समय, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा सभी दलों के साथ संवाद की परंपरा को कायम रखा। उन्होंने कोविड-19 जैसी महामारी के समय सभी राज्यों के प्रमुखों के साथ बैठक कर मुश्किल घड़ी से देश को उबारने में नेतृत्व प्रदान किया। ये उनके करिश्माई व्यक्तित्व का ही नतीजा था कि एक ओर जहां विश्व के बड़े देश इस महामारी से जूझते हुए घुटने पर आ गए, लेकिन भारत पर इसका तुलनात्मक प्रभाव काफी कम पड़ा। साल 2023 में G20 का सफल आयोजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शख्सियत और उनकी नेतृत्व क्षमता का सबसे उल्लेखनीय उदाहरण है। उन्होंने इसके आयोजन से पूर्व सभी दलों के नेताओं के साथ संवाद किया और देश के विभिन्न शहरों में G20 से जुड़ी विभिन्न बैठकों का आयोजन किया। बाहरी मुल्कों को भारत की विशाल सांस्कृतिक विरासत से रूबरू कराया। विपक्षी दल प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों पर सवाल उठाते रहे हैं, लेकिन कई बार उन्होंने उनके देशभक्ति, कूटनीतिक कौशल और दूरदर्शिता की सराहना भी की है। नृशंस पहलगाम हमले के बाद पीएम मोदी के नेतृत्व में चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर का समर्थन सभी दलों के नेताओं ने किया। पीएम मोदी ने जिस तरह से विपक्षी सांसदों पर भरोसा जताया और उन्हें दुनिया भर में ऑपरेशन सिंदूर पर देश का पक्ष रखने के लिए भेजा, यह उनका बड़प्पन और विपक्ष के प्रति उनके विश्वास को दिखाता है। मैं बड़ी विनम्रता से
माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मैं तहे दिल से आभारी हूँ कि उन्होंने जो विश्वास हम सब पे दिखाया, हम 4 देशों में जाए, बहुत अच्छा MEA ने जो मीटिंग्स करवाए, बहुत अच्छा रिस्पांस रहा है। और जो भी हमारी ट्रिप में जिन जिन से मिले, हर जो भी नेता हमें मिला या जो भारत के वेल विशर्स रहे हैं, सब ने हमें सिर्फ एक ही चीज़ कही कि हम आतंकवाद के खिलाफ हैं। पूर्व राष्ट्रपति और भारत रत्न से सम्मानित प्रणब मुखर्जी का जुड़ाव भले ही कांग्रेस पार्टी से रहा हो, लेकिन पीएम मोदी से भी उनके संबंध बहुत अच्छे रहे। प्रणब मुखर्जी की किताब द प्रेसिडेंशियल ईयर्स में भी इस बात का जिक्र है। विपक्षी नेताओं के मुखार बिंदु से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ का कोई 1 या 2 किस्सा भर नहीं है, लेकिन उनके प्रशंसक 13 फरवरी 2019 का वो दिन कभी नहीं भूलेंगे, जब उनके धुर विरोधी नेता ने भी 16वीं लोकसभा के समापन मौके पर उनके पुनः प्रधानमंत्री बनने की कामना की। जी को बधाई देना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी, आपने भी सबसे मिलजुल करके और सबका काम किया। ये सही है कि हम जब मिले किसी काम के लिए कहा तो आपने उसी में ऑर्डर किया। ये मैं आपका यहाँ पर आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ। मेरी कामना है कि जितने माननीय सदस्य हैं दोबारा फिर जीत गया। ये हमारी इच्छा है। तो ये सब और तो ये भी चाहता हूँ, हम लोग इतना बहुमत नहीं आ सकते हैं, प्रधानमंत्री जी आप फिर बने प्रधानमंत्री। और चलिए इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई दी है। उन्होंने पीएम मोदी के नेतृत्व और दृष्टिकोण की भी सराहना की है। Kia ora, namaskar, my good friend Prime Minister Modi. Congratulations on your 75th birthday from me and all of your friends across New Zealand. A milestone like this is a moment to reflect on the wisdom of your leadership as you seek to guide India towards becoming a developed country by 2047. I'm really excited about New Zealand partnering more with India to achieve that vision as we look to ensure both our great nations achieve the security and also the prosperity that we seek. और वहीं यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। साथ ही भारत और यूरोपीय संघ के बीच साझेदारी को मजबूत करने पर भी जोर दिया। Happy birthday, dear Prime Minister Modi. Let us build an even stronger partnership between India and the European Union. तो पूरे दुनिया भर से कई सारी शुभकामनाएं। और इसी बीच त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री कमला प्रसाद ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जननायक बताते हुए उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि भारत और त्रिनिदाद टोबैगो के लोगों के बीच सदियों पुराने गहरे और सौहार्दपूर्ण संबंध हैं। कमला प्रसाद ने विश्व में भारत की बढ़ती साख का जिक्र करते हुए कहा कि पीएम मोदी एक स्टेट्समैन और ग्लोबल साउथ की सबसे प्रखर आवाज हैं। India and Trinidad and Tobago enjoy warm and cordial relations based on deep-rooted people-to-people ties for centuries. We wish to congratulate Prime Minister Modi on his birthday, September 17. Again, we thank him for paying a very historic visit to Trinidad and Tobago recently. We were glad to confer upon him the Order of the Republic of Trinidad and Tobago, our highest national award, for his contributions to the development of Trinidad and Tobago, for his service to the region and the wider international community. He has been a statesman and a leading voice of the Global South.
We thank him for making so many announcements for the benefit of the people of Trinidad and Tobago. And in particular, Prime Minister, we thank you for the gift of laptops for the students of Trinidad and Tobago. We look forward to seeing you in times ahead. And as we say to you, happy birthday. और वहीं पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे ने वैश्विक मंचों पर दमदारी से ग्लोबल साउथ का प्रतिनिधित्व करने के लिए पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। उन्होंने पीएम मोदी को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भारत और वैश्विक दक्षिण की आवाज इसी मजबूती के साथ जारी रखें ताकि क्षेत्र की बड़ी आबादी को न्याय मिल सके। My good friend and senior Prime Minister Modi, happy birthday to you. You forever look young. As I said earlier, the leader of the Global South, keep on working hard, not just for India, but all of us from the Global South. May God give you many, many more years of good health and long life, and keep on working for your people and for the Global South. God bless you. Happy birthday today. तो बीते कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन पर दुनिया भर के नेताओं ने उन्हें बधाई दी और इस दौरान दुबई में दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा पीएम मोदी की तस्वीर से जगमगा उठी। बुर्ज खलीफा पर पीएम मोदी की तस्वीर दिखाई गई और साथ ही हैप्पी बर्थडे लिखकर विश भी किया गया। पूरा बुर्ज खलीफा अलग अलग लाइटों से बीते कल जगमगाता हुआ नजर आया और उस दौरान की ये बेहद ही खूबसूरत तस्वीरें भी आपके साथ इस समय हम साझा कर रहे हैं। तो दुबई में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन का ये जश्न मनाया गया। और खबरों का सिलसिला डीडी न्यूज पर यूं ही लगातार जारी, लेकिन इसी बीच समाचारों में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए हमारे साथ। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूं मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। मोदी जी के नेतृत्व में आयुष्मान भारत के तहत 10 लाख का स्वास्थ्य कवच। दिल्ली में 1100 से ज्यादा आयुष्मान आरोग्य मंदिर का आधार। जन औषधि केंद्र पर 2000 से ज्यादा दवाइयां 90% तक सस्ती। वय वंदना योजना से 70 साल से ज्यादा की उम्र के सीनियर्स को 10 लाख रुपए तक का इलाज। 2 लाख से ज्यादा दिल्ली वासी बने लाभार्थी। हर स्वास्थ्य सुविधा के लिए दिल्ली बोले थैंक यू मोदी जी। जल्दी टिफिन पैक करो। राजू, मोबाइल छोड़ो। अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया। अब भी कॉल करता हूँ दीदी। बिना नंबर जांचे? अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं। तो फिर सही नंबर? बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड। आपने तो बचा लिया दीदी। काम से नहीं। RBI कहता है सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर तमाम बड़ी हस्तियों ने उनके लिए बधाई संदेश भेजे हैं। अपने इन संदेशों में उन्होंने पीएम मोदी को शुभकामनाएं दी हैं तो उनके साथ अपने संबंधों पर भी प्रकाश डाला है। इस अवसर पर हमारी विशेष सीरीज एक नेतृत्व एक प्रेरणा में आपको सुनाते हैं कि मशहूर हस्तियों का क्या कुछ कहना है। विशिंग यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। May your leadership continue to shape the future of our great nation and lead us toward even more progress. आपकी सेहत, शक्ति और सफलता सदा बनी रहे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आपने देश को, देशवासियों को
एक नई इज्जत, एक नई प्रतिष्ठा, एक नई दिशा, एक नया सम्मान दिया है। जितनी भी आपके लिए प्रशंसा की जाए उतना कम है। आपकी पॉलिसीज पाथ ब्रेकिंग रही है। आपका जो विजन है वो हमने इस देश में कभी नहीं देखा है आगे। तो मैं इतना ही कह सकता हूं कि जुग जुग जियो मोदी जी। विश्व में भारत का स्थान तो है ही, जो भी 140 करोड़ लोगों का देश है और अब चौथी सबसे बड़ी आर्थिक व्यवस्था है, एटॉमिक वेपन्स हैं, हर तरह से भारत एक बहुत मजबूत देश है। और उसमें प्रधानमंत्री मोदी का अपना जो व्यक्तित्व है, अपना जो सोच है, जिस तरह से G20 भारत प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में भारत में संपन्न हुआ और उसको पूरी दुनिया ने देखा, प्रधानमंत्री मोदी का विश्व में एक बहुत ऊंचा स्थान है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं अपने जन्मदिन की। हैप्पी बर्थडे। हम लोग बर्थडे पे पार्टी करते हैं, यहाँ जाते हैं, वहाँ जाते हैं, छुट्टी मनाते हैं, पर हमारे प्रधानमंत्री इतना काम करते हैं कि मतलब मेरे हिसाब से वो एक मिसाल है। कोई किसी भी प्रोफेशन में हो, आज तक मैंने कभी किसी को इतना काम करते नहीं देखा है। और ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस भी कह रहा हूँ, मेरा थोड़ा बहुत उनके साथ इंटरेक्शन होता है वाइब्रेंट गुजरात के टाइम जब वो CM थे, और उससे भी पहले एक बार हम एक फिल्म बना रहे थे गुजरात में, उसकी शूटिंग के सिलसिले में हम मिले थे उनसे। तो उनको देख के एक तरीके से मैंने भी अपने आप को काफ़ी इंस्पायर्ड फील किया कि यार अगर ये इतना काम कर सकते हैं तो उससे 50% तो हम करें लाइफ में। और इसी के साथ चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां उत्तर प्रदेश के बरेली में बीती 12 सितंबर को बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर हुई फायरिंग में शामिल 2 आरोपी एनकाउंटर में ढेर हो गए। बुधवार को गाजियाबाद में दिल्ली पुलिस और यूपी STF ने संयुक्त अभियान चलाया। इस दौरान बदमाशों से उनकी मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 आरोपी घायल हो गए थे, लेकिन बाद में उनकी मौत हो गई। जांच में सामने आया कि गोलीबारी करने वाले दोनों आरोपी कुख्यात गैंगस्टर गोल्डी बरार और रोहित गोदारा के लिए काम करते थे। 12 सितंबर को सुबह लगभग 3:45 पर 2 बाइक सवार बदमाशों ने बरेली के सिविल लाइंस स्थित अभिनेत्री के पैतृक घर के बाहर कई राउंड गोलियां चलाई थी। इस घटना का खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया था और तुरंत सटीक कार्रवाई के निर्देश जारी किए गए थे, जिसके बाद कई स्तरों पर जानकारी इकट्ठा कर कार्रवाई की गई। और अब बात दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनावों की। जी हां, जिसके लिए आज मतदान होना है। दूसू चुनाव अक्सर दिल्ली और उसके बाहर युवा राजनीति की दिशा तय करते हैं। दूसू चुनाव ने केंद्र की राजनीति में भी कई दिग्गज नेता दिए हैं। देश के सबसे बड़े छात्र चुनावों में से एक माने जाने वाले इस चुनाव में 2,45,000 से ज्यादा छात्र मतदान करेंगे और इसके नतीजे तय करेंगे कि आगामी वर्ष के लिए छात्र संघ का नेतृत्व कौन करेगा। वोटिंग 2 पालियों में होगी। दिन की कक्षाओं के लिए सुबह 8:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक और शाम की कक्षाओं के लिए दोपहर 3 बजे से शाम 7:30 बजे तक मतदान होगा। ABVP, NSUI और SFI आइसा के बीच कड़ा मुकाबला है। RSS समर्थित ABVP के प्रत्याशी आर्यन मान है। आर्यन मान MA लाइब्रेरी साइंस के छात्र हैं। कांग्रेस समर्थित NSUI की उम्मीदवार जोसलिन नंदिता चौधरी बौद्ध अध्ययन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं, तो वहीं लेफ्ट समर्थित FSI आइसा से अंजलि इस मुकाबले में उतरी हैं। अंजलि इंद्रप्रस्थ महिला महाविद्यालय की छात्रा है। दूसरे चुनाव की मतगणना कल यानी कि 19 सितंबर को होगी। और इसी के साथ फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। ब्रेक के उस पार देखिए हमारा खास कार्यक्रम नया सवेरा। मेरी सहयोगी संध्या और मुकुल के साथ मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।